दक्षिण कोरिया की संसद में एक बड़ा ही हंगामा देखने को मिला। दक्षिण कोरिया में यून सुक योल की मुश्किलें बढ़ गई है। महाभियोग पर वोटिंग किसके पक्ष में रहा, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस, यूके जैसे दिग्गजों को पछाड़ दिया है। भारत एक पावरफुल देश बन रहा है। लिस्ट में ये ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण कोरिया की संसद ने राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग लाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में जब उनकी मुश्किल और बढ़ गई है। यून के खिलाफ महाभियोग लाने के लिए संसद में उनके खिलाफ 204 वोट पड़े हैं, वहीं उनके समर्थन में सिर्फ 85 वोट पड़े हैं। साउथ कोरिया के संविधान के तहत मौजूदा हालात में प्रधानमंत्री हान डक सू कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए हैं, जबकि यून सुक योल की बतौर राष्ट्रपति सभी शक्तियां तत्काल रूप से निलंबित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री हान डक सू ने वोट के तुरंत बाद राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वाह भी शुरू कर दिया। संवैधानिक न्यायालय के पास अब यून को पद से अस्थायी रूप से हटाने या बहाल करने के लिए 180 दिनों का समय है। यदि यून को बर्खास्त कर दिया जाता है तो उनके उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए 60 दिन के भीतर राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किया जाएगा। महाभियोग वोट सत्तारूढ़ दल के सांसदों द्वारा पिछले प्रयास के बहिष्कार के बाद आया। हालांकि बढ़ते जनविरोध और यून की स्वीकृति रेटिंग में तेज गिरावट ने पीपुल्स पावर पार्टी के कुछ सांसदों को प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए प्रेरित कर दिया। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष ऊ वॉन सिक ने महाभियोग को लोकतंत्र के लिए लोगों की तीव्र इच्छा के जवाब के रूप में वर्णित किया। संसद के पास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए महाभियोग को लोकतंत्र की जीत के रूप में मना रहे थे। प्रदर्शनकारी किम सू बोंग ने यून के बर्खास्त होने की उम्मीद व्यक्त की, इसे लोगों की जीत के रूप में देखा। इसी बीच यून के समर्थक मध्य सियोल में इकट्ठा हुए, लेकिन उनके महाभियोग की खबर सुनकर शांत हो गए। 3 दिसंबर को यून का मार्शल लॉ डिक्री दक्षिण कोरिया में 4 दशकों से अधिक समय में ऐसा पहला आदेश था। हालांकि ये केवल 6 घंटे तक चला, लेकिन इसने महत्वपूर्ण राजनीतिक उथल पुथल पैदा कर दी, राजनयिक गतिविधियों को बाधित किया और वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर दिया। डिक्री को संसद में सर्वसम्मति से पलट दिया, जिससे यून को इसे वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं विद्रोह और देशद्रोह के आरोपों का सामना करने के दौरान यून को दक्षिण कोरिया छोड़ने से प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि वो आपराधिक मुकदमेबाजी से राष्ट्रपति प्रतिरक्षा का आनंद लेता है, लेकिन यह इन विशिष्ट आरोपों को कवर नहीं करता है। पर्यवेक्षकों का सुझाव है कि अधिकारी अपनी सुरक्षा सेवा के साथ संभावित संघर्षों के कारण उन्हें हिरासत में लेने से बच सकते हैं। यून तीसरे दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति हैं जिन्हें पद पर रहते हुए महाभियोग का सामना करना पड़ा है। 2016 में भ्रष्टाचार घोटाले के कारण राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को महाभियोग लगाया गया था और बाद में संवैधानिक न्यायालय द्वारा उन्हें पद से हटा दिया गया था। 2004 में राष्ट्रपति रोह मू हुएन को महाभियोग लगाया गया था, लेकिन बाद में उन्हें अदालत द्वारा बहाल कर दिया गया था। लेकिन ये केस एकदम से अलग सा दिखता है। यहाँ फिर से राष्ट्रपति आ पाएंगे ये कहना मुश्किल है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारा सीन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत और फ्रांस ऐसा क्या कर रहे हैं जो लिस्ट में भारत को ज्यादा ताकतवर दिखला रहा है। भारत ने 2025 की 8 महाशक्तियों की सूची में फ्रांस और यूके को पछाड़ दिया है। आमतौर पर एक वर्ष की शुरुआत या अंत में अलग अलग संगठन और विशेषज्ञों द्वारा वैश्विक रैंकिंग की अभ्यास शामिल होते हैं। ये रैंकिंग एक दूसरे से अलग होते हैं क्योंकि उनके संबंधित रैंकिंग के मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं। ऐसी ही एक रैंकिंग हाल में जारी की गई है। 2025 की 8 महाशक्तियां कौन होंगी? यहाँ शक्ति निर्धारित करने के मानदंड आर्थिक ताकत और गतिशीलता, सामाजिक राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक स्थिरता और कच्ची सैन्य क्षमता है। चुनी गई 8 महाशक्तियां हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रूसी संघ, जापान, भारत, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और दक्षिण कोरिया। दूसरे शब्दों में इस रैंकिंग के अनुसार यूएस दुनिया की
सबसे बड़ी शक्ति बना हुआ है। उसके बाद चीन है। भारत को अब एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है और दक्षिण कोरिया को भी। इस प्रकार 2025 की 8 महाशक्तियों में 4 एशियाई देश हैं। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया। इससे ये साबित होता है कि वैश्विक शक्ति यूरो अटलांटिक से इंडो पैसिफिक की ओर स्थानांतरित हो रही है। लगभग 500 वर्षों तक पश्चिम ने वैश्विक शक्ति के केंद्रीय संतुलन को निर्धारित किया। पिछली शताब्दी में यदि अमेरिका ने निर्णायक भूमिका निभाई तो वह अटलांटिक शक्ति के रूप में थी, लेकिन इस शताब्दी में यदि अमेरिका वह भूमिका निभाता रहा तो वह इंडो पैसिफिक शक्ति के रूप में होगा। ये रैंकिंग अमेरिकी आउटलेट 1945 के लिए डॉक्टर रॉबर्ट फार्ले द्वारा की गई है, जिन्होंने पैटरसन स्कूल में सुरक्षा और कूटनीति पाठ्य पढ़ाए हैं। हाल ही में इन्होंने कई सारी किताबें भी लिखी है। ये रैंकिंग सूचीबद्ध महान शक्तियों में से प्रत्येक की ताकत और कमजोरियों को दिखलाती है। अपनी निसंदेह आर्थिक और तकनीकी ताकत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का सबसे परिष्कृत और महंगा रक्षा प्रतिष्ठान है। यह एकमात्र देश है जो हर महाद्वीप पर एक पल की सूचना पर अभियान संचालन कर सकता है। चीन की प्रथम श्रेणी की सैन्य शक्ति को महत्व देते हुए रैंकिंग पिछले कुछ वर्षों में इसके मिश्रित से नकारात्मक जनसांख्यिकी और चीन के राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच अक्सर क्रूर अंतर्कलह, एक प्रवृत्ति जिसे शी जिनपिंग के उदय ने अस्पष्ट कर दिया है, लेकिन शायद ही समाप्त किया है, इस ओर इशारा करती है। यह भी कहता है कि अमेरिका के साथ चीन का टेक्निकल अंतर अपनी मजबूत टेक्निकल अर्थव्यवस्था को अपने रक्षा औद्योगिक आधार के साथ सामंजस्य में लाकर कम हो रहा है। जबकि रैंकिंग में कहा गया है कि 1949 के बाद से चीन की सबसे बड़ी कमजोरी हमेशा उसके मजबूत गठबंधनों की कमी रही है। बीजिंग ने रूस यूक्रेन युद्ध का लाभ उठाकर रूस को अपने आर्थिक आलिंगन में और अधिक मजबूती से बांध लिया है। इसके अलावा चीन के मध्य एशिया और अफ्रीका में धीमे सावधान वाणिज्यिक विस्तार को इसके रणनीतिक पहुंच में वृद्धि के संबंध में नोट किया गया है। अपनी कमजोर होती अर्थव्यवस्था और गिरती जनसांख्यिकी के बावजूद रैंकिंग के अनुसार रूस के पास कई फायदे हैं। कहा गया है रूस बहुत बड़ा है, उसके पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, इसकी आबादी बूढ़ी बीमार है लेकिन बड़ी और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से शिक्षित है, और रूस के पास बड़ी संख्या में परमाणु हथियार हैं। इसकी वजह से यूक्रेन के साथ युद्ध को बहुत अमीर अटलांटिक शक्तियों के हस्तक्षेप के बिना जारी नहीं रख पाएगा। जापान अपनी निसंदेह आर्थिक और तकनीकी ताकत के कारण रैंकिंग में चौथे स्थान पर है। रैंकिंग में टोक्यो द्वारा सुरक्षा पर अधिक खर्च करके अपने रक्षा औद्योगिक आधार का विस्तार करके युद्ध के बाद जियोपॉलिटिकल नींद से बाहर निकलने पर ध्यान दिया गया है। 5वें स्थान पर भारत है। भारत एक नवागंतुक है, यानी नया आया है। जनसांख्यिकी की तुलना पर उच्च दर पर आर्थिक विकास और खुली राजनीतिक प्रणाली के लिए जाना जाता है। इसने नए प्रौद्योगिकी फर्मों को जगह दी है और अब ये टेक्निकल पहुंच भी बना रहा है। इसने कई देशों के साथ सैन्य संबंध स्थापित किए हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ ये तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर ये सब एक दूसरे को बता रहे हैं और यही चीज दक्षिण कोरिया के साथ भी है। फ्रांस में कई तरह की कमियां बताई जा रही है और यूके को 7वें स्थान पर रखा गया है। कहा जा रहा है कि ब्रेग्जिट ने इसे बहुत नुकसान पहुंचाया है और यूके को आर्थिक तौर पर इस वक्त बहुत नुकसान पहुंचा है।